Hello bachon, so let's understand the question first. Two particles of mass m and 3m are initially at rest at infinite distance. Both are particles start moving due to gravitational attraction. At any instant, their relative velocity of approach is eta times gm by d under root. D is the separation at that instant. Find neta. तो बच्चों हमको बोला गया है कि दो मासेस हैं m एंड 3m इस तरीके से, एंड दोनों बहुत दूर है, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन हम ले सकते हैं इनफाइनाइट, एंड ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशन किस तरीके से लगेगा, इस पे अंदर की तरफ, दोनों पे अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, एंड फाइनली दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाता है, ये m है, ये 3m, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाता है d। और हमको बोला है देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब बच्चों अगर इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब v1 प्लस v2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो ये हमको दे रखी है, दैट इज नीटा टाइम्स ऑफ gm अपॉन d। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से डील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इस सिस्टम को, अगर हम इस सिस्टम को मतलब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं सिस्टम की कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास से। तो इस इंस्टेंट पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो बच्चों वी रिलेटिव तो ये दे रखा है, और म्यू क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास से हम निकालते हैं म्यू, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड सम ऑफ मासेस से हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज म्यू। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा 3m स्क्वायर और सम आ जाएगा 4m। तो ये m से m कट जाएगा तो म्यू आ जाएगा 3m/4। तो अगर हम इसका यूज करें इस कॉन्सेप्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी जब वो d डिस्टेंस पर आ चुके हैं तो कितनी हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, हाफ ऑफ म्यू इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 3m/4। मास इज 3m/4 ले सकते हैं हम, इफेक्टिव मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नीटा टाइम्स ऑफ gm/d। नीटा टाइम्स ऑफ gm/d बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसे बोल सकते हैं, बहुत इजीली हम रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से। तो बच्चों अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस। तो मासेस तो यहाँ पे m एंड 3m दे रखे हैं, तो m इंटू 3m एंड डिस्टेंस बच्चों d। तो फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस 3 gm स्क्वायर अपॉन d। बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की हम जीरो ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टिकल रेस्ट पर हैं, बोथ आर एट रेस्ट, एंड हमने उनको रिलीज करा है जस्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब सिस्टम हमारा दोनों बहुत दूर थे, तो दोनों इनिशियली हम रेस्ट पर थे, हम बोल सकते हैं ऐसा। बच्चों फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी हम कितना बोल सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम कितना बोल सकते हैं बच्चों, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियली दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, इनफाइनाइट। अगर हम हमारे फॉर्मूले में रखेंगे gm इंटू 3m अपॉन इनफाइनाइट, तो ये टर्म जीरो आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास सारी एनर्जी आ चुकी है, अब हम एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन सिंपली। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये भी जीरो है, तो हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 3/8 नीटा टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर अपॉन 8 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस 3 gm स्क्वायर अपॉन d। इसको हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो gm स्क्वायर अपॉन d आएगा बच्चों ये। तो हम देख सकते हैं बच्चों ये 3/8 नीटा gm स्क्वायर अपॉन d विल बी इक्वल टू 3gm स्क्वायर बाय d बच्चों। सो बच्चों d से d कैंसिल हो जाएगा, g से g, m स्क्वायर से m स्क्वायर, और 3 से 3। तो बच्चों नीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। नीटा की वैल्यू 8 आ गई बच्चों, विच इज अवर फाइनल आंसर। सो 8 इज द फाइनल आंसर, 8 is the final answer. I hope you got the answer. Thank you so much and all the very best.